नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए एक अनुपम मार्ग निर्धारित किया है। हमें केवल उस पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना होता है। सच्चा सौंदर्य हृदय की पवित्रता में निवास करता है, न कि क्षणभंगुर देह के रंग रूप में, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मेरा नाम आर्यन है, मैं 30 साल का हूँ और मैं मुंबई के एक छोटे से उपनगर में रहता हूँ, जहां मेरे सॉफ्टवेयर स्टार्टअप की शुरुआती जद्दोजहद चल रही थी। मेरा ये छोटा सा उद्यम, जिसे मैंने अपने कॉलेज के दिनों में एक सपना समझा था, अब हकीकत में तब्दील हो चुका था, पर इसकी रफ्तार उतनी नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। मैं कोई बहुत बड़ा करोड़पति नहीं था, बस एक साधारण सा महत्वाकांक्षी युवा जो रोजमर्रा के खर्चों और स्टाफ की सैलरी निकालने की चिंता में डूबा रहता था। मेरा छोटा सा अपार्टमेंट भी एक किराए का ठिकाना था और मेरा जीवन उस समय एक अनिश्चितता के धागे पर झूल रहा था। और ठीक इसी कठिन दौर में मेरे परम पूज्य पिताजी, जो कुछ माह पूर्व हमें छोड़कर भगवान के धाम चले गए थे, मरने से पहले मेरे लिए एक अनूठी और अपरिवर्तनीय जिम्मेदारी सौंप गए थे। उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त करते हुए मेरे विवाह की बात एक ऐसी लड़की से तय कर दी थी जिसे मैं जानता भी नहीं था। उनका दृढ़ता से कहना था कि बेटा, यह लड़की बहुत ही नेक और तुम्हारे लिए मंगलकारी है, तुम इसी से विवाह करना। उनकी इस अटल आज्ञा के पीछे उनका मुझ पर अटूट विश्वास था, और उनके जाने के बाद उनकी यह अंतिम इच्छा मेरे जीवन का सबसे बड़ा धर्म बन गई थी। उस लड़की का नाम आरुषि था, और जब मैंने उसे पहली बार तस्वीरों में देखा तो मेरे मन में एक गहरी निराशा छा गई। मैं अंदर से बिल्कुल हिल गया था, क्योंकि वह बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसी मैंने अपनी भविष्य की जीवन संगिनी के बारे में कल्पना की थी। वह दुबली पतली जरूर थी और देखने में उसका व्यवहार विनम्र प्रतीत होता था, पर वह रूप रंग की कसौटी पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती थी। उसका रंग थोड़ा सांवला था और उसकी सादगी मेरे आधुनिक विचारों से मेल नहीं खाती थी। मेरे मन में हमेशा से एक ऐसी पत्नी की चाहत थी जो चकाचौंध से भरी हो, जिसका सौंदर्य लोगों की निगाहें खींच ले और जो मेरे बढ़ते हुए सामाजिक रुतबे के साथ कदम मिला सके। पर आरुषि का व्यक्तित्व इन सबसे कोसों दूर था। मुझे लगता था कि भगवान ने मेरे साथ ये कैसा मजाक किया है, किस बात की सजा दी है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरी किस्मत में ये निराशा क्यों? पर ये मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा थी, इसलिए मैंने भारी मन से सोचा कि मुझे उनकी बात माननी ही पड़ेगी। मेरे सभी रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने भी मुझे यही समझाया कि बेटा, लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है, वो अनाथ है, इसलिए तुम उसका हाथ थाम लो, बाकी सब कुछ परमपिता परमेश्वर की कृपा पर छोड़ दो। और इसी धर्म और कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर मैंने ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में पूरे पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों के साथ आरुषि के साथ विवाह कर लिया और उसे अपने मुंबई के छोटे से आशियाने में ले आया। मेरा दिल उस वक्त बड़ा खराब हुआ, क्योंकि उस दुल्हन के रूप में वो सांवली सी लड़की मेरी पत्नी बनकर मेरे घर में आ चुकी थी और अब हमें अपना सारा जीवन एक साथ गुजारना था। पर सच कहूं तो मेरा मन उसकी तरफ तनिक भी आकर्षित नहीं हुआ। मैंने उसे अपने हृदय से पत्नी का स्थान नहीं दिया था, इसलिए मैं उससे थोड़ा कटा सा रहने लगा था। पर उसे भी इस बात से कोई शिकायत नहीं थी, वो तो जैसे सब कुछ जानती और समझती थी। वैसे वो दिल की बहुत अच्छी मालूम होती थी। शादी के अगले ही दिन उसने मेरे छोटे से अपार्टमेंट को पूरी तरह से व्यवस्थित कर लिया और अपनी गृहस्थी को संभाल लिया। वो रोज मेरे लिए सुबह सुबह स्वादिष्ट खाना बनाती थी, जो मेरे लिए एक नया अनुभव था। अगले दिन जब मैं अपने स्टार्टअप के दफ्तर जाने लगा तो मेरा टिफिन पहले से ही तैयार था, पर उसने टिफिन के साथ मुझे एक और चीज दी। मैंने देखा तो वो एक छोटी सी कलात्मक तांबे की डिबिया थी जिस पर कुछ संस्कृत मंत्र उकेरे हुए थे। मैंने कहा, आरुषि, ये क्या है? तो उसने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, इसको तुम अपनी जेब में रखना, ये तुम्हें बहुत जल्दी अमीर बना देगी। इस बात पर मैं जोर से हंसने लगा, पर उसके चेहरे पर जरा भी हंसी नहीं थी, वो अत्यंत गंभीर थी। उसने कहा, बस तुम इसको अपनी जेब में रखना और देखते जाना, तुम पर कैसे लक्ष्मी की कृपा होती है। मैंने उससे कहा कि क्या मजाक कर रही हो? तो कहने लगी कि जब आप पर धन की वर्षा होगी तब आपको पता चलेगा कि ये कोई मजाक नहीं है, और फिर हमें सच में जरूरत भी है। घर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो नहीं हैं। मैं हाथ से सारे बर्तन साफ नहीं कर सकती, एक डिशवॉशर भी लेना है और हमारे सर्वर के लिए नया हार्डवेयर भी अपग्रेड करवाना है। मैं अपने दिल ही दिल में सोचने लगा कि यहाँ मेरे पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं, और इसने आते ही इतनी बड़ी बड़ी चीजों के नाम ले लिए। पर मेरे पास उससे बहस करने का समय नहीं था, तो मैंने सोचा कि बस दफ्तर चलता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे होती है पैसों की बारिश। मैंने वो डिबिया अपनी जेब में तो रख ली, पर मैं अब भी मन ही मन हंस रहा था कि मेरी पत्नी कैसी बातें कर रही थी। इस छोटी सी डिब्बी में ऐसा कौन सा चमत्कार था कि ये मुझे रातों रात अमीर बना सकती थी? क्या वो मेरा मजाक बना रही थी? मैं अपने छोटे से स्टार्टअप के दफ्तर में जाकर बैठ गया।
जहां आजकल क्लाइंट्स की बड़ी कमी थी। हमारे आईटी कंसल्टेंसी के लिए नए प्रोजेक्ट नहीं आ रहे थे, पर आज सुबह से ही मेरे फ़ोन पर क्लाइंट्स के फ़ोन आने लगे और मेरे इनबॉक्स में नए प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर के ईमेल की बाढ़ आ गई। मैं हैरान रह गया कि आज तो बहुत बड़ी बात है। देखते ही देखते मेरी कंपनी के पास नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की सेल होने लगी और आज इतनी ज़्यादा सेल हुई जितनी पिछले 3-4 महीने में भी नहीं हुई थी। मेरे अंदर एक अजीब सा संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं ये सब उस रहस्यमय डिबिया का कमाल तो नहीं था। जैसा मेरी पत्नी ने कहा था, इसको अपने पास रखना, तुम पर पैसों की बारिश हो जाएगी। वैसे हुआ तो कुछ ऐसा ही था, पर मैंने अपने मन को समझाते हुए सोचा कि ये तो सिर्फ एक संयोग भी हो सकता था, क्योंकि आजकल हमारे सेक्टर में ई-कॉमर्स का बूम चल रहा था। मैं देर शाम को घर आया तो मेरी पत्नी आरुषि ने दरवाज़ा खोला, मुझसे मेरा लैपटॉप बैग ले लिया और मुझे तुरंत एक ठंडा पानी का गिलास पिलाया। मुझे पता था कि वो मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से क्यों व्यवहार कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो रूप रंग की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, और अगर मेरे साथ अच्छे तरीके से नहीं रहेगी तो फिर मैं उसे अपनी ज़िंदगी में क्यों रखूंगा। पर मैंने उसे बताया कि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मेरा काम बहुत अच्छा हुआ था, एक बड़ा इंटरनेशनल क्लाइंट मिला है। पर अपनी पत्नी को देखकर मेरे दिल में कोई प्रेम की हलचल नहीं होती थी। वो सारे घर के काम कर लेती थी और खाना भी अच्छा बना देती थी, पर मुझे ये बात हमेशा अखरती थी कि वो बाथरूम में बहुत ज़्यादा समय लगाती थी। अगर एक बार अंदर चली जाती तो ऐसा लगता था कि वो वहीं पर तपस्या कर रही है। मुझे जोर से आवाज़ देकर बुलाना पड़ता था। मुझे आज तक ये पता नहीं चल सका कि मेरे पिताजी ने इस लड़की को कहाँ देखा था और मेरा रिश्ता इसके साथ क्यों करना चाहते थे, क्योंकि उसने कहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने कहा कि फिर तुम कहाँ रहती थी? तो कहने लगी कि मैं अपने कुछ दूर के रिश्तेदारों के घर पर रहती थी, पर अब मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि वो अच्छे लोग नहीं हैं। मैं हैरान हुआ कि जब उनके साथ रहती थी तब तो वो अच्छे थे, अब क्यों नहीं? खैर, हमें दोनों को एक ही घर में रहना था, तो फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब तो आने लगे, पर मुझे उससे प्रेम नहीं हुआ था और शायद होना भी नहीं था। पर मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी जो भी पत्नी होगी मैं उससे प्रेम विवाह करूंगा। मुझे लव मैरिज करने का शौक था, पर यह इच्छा अधूरी रह गई। मेरी पत्नी आरुषि जब से मेरी जिंदगी में आई थी, बस एक ही काम अच्छा हुआ था कि जब से मैंने उसकी दी हुई डिबिया अपनी जेब में रखनी शुरू की थी, तब से ही रोज मेरी कंपनी को नए नए टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स मिलने लगे थे और क्लाइंट्स ज्यादा ऑर्डर देते थे। मैं अपनी पत्नी से ये बात कहना तो नहीं चाहता था, पर उसकी कही हुई बात अब सच हो रही थी। मैंने एक दिन उससे पूछा कि तुम उस डिब्बी के अंदर क्या रखती हो, तो उसने कहा कि आप नहीं पूछो और उसको खोलकर भी मत देखना, नहीं तो पैसे आने बंद हो जाएंगे। मैं हैरान हुआ और मैंने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ कि मैंने अभी तक उसे खोलकर नहीं देखा, जबकि एक दफ़ा मैंने सोचा था कि खोल के तो देखूं इसके अंदर है क्या, कहीं कोई पुरानी चाबी या गणेश जी की मूर्ति तो नहीं। मैंने उससे पूछा कि ये डिब्बी तुम्हें कहाँ से मिली, क्योंकि ये तो वाकई काम कर रही थी। उसने कहा कि मुझे तो पहले ही पता था ये काम करेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम नहीं करती। मैंने उससे बातों बातों में कहा कि तुम पूरा दिन घर पे बोर नहीं हो जाती हो? तुम्हारे कोई तो रिश्तेदार होंगे, किसी दिन उनके घर चलेंगे। हालांकि मैंने उसे पहली दफा ही ये कहा था, पर वो इस बात पर इस तरह से क्रोधित होने लगी जैसे मैं रोज यही बात करता हूँ। उसने कहा कि आपको मेरे रिश्तेदारों की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों है? कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, अकेली हूं मैं। कितनी दफा कहूँ आपको? आप क्या मेरी जांच करवाना चाहते हैं? पता करना चाहते हैं कि कौन है मेरे आगे पीछे? शादी से पहले क्या करती थी मैं? मैंने तो आपसे कभी आपके अतीत के बारे में नहीं पूछा कि आप पहले क्या करते थे। हर किसी का एक अतीत होता है, मैंने तो उसके बारे में आपसे सवाल नहीं किया, फिर आप क्यों कर रहे हैं? उसने तो मुझे पूरी तरह से चुप करवा दिया। मेरे पास अब बोलने के लिए कोई बात ही नहीं थी। मैंने कहा कि मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि तुम अकेली हो। उसने कहा कि बच्चा हो जाएगा तो अकेली नहीं रहूंगी। इस बात पर मैंने अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि बच्चा तो हमारे यहाँ तब होता जब मैं उसके साथ सही तरीके से पति पत्नी का रिश्ता निभाता। मुझे तो वो शारीरिक रूप से अच्छी नहीं लगती थी, उसका सांवला रंग मुझे हमेशा अखरता था। मैंने सोचा कि इसके लिए कोई ऐसी त्वचा को गोरा करने वाली क्रीम लेकर आता हूं जो इसे मुंह पर लगाए तो थोड़ी गोरी हो जाए। हर किसी पुरुष को एक सुंदर पत्नी ही चाहिए होती है। अगर मैं ये चाहता था कि मेरी पत्नी सुंदर हो तो इसमें कोई ऐसी गलत बात तो नहीं थी। फिर वो अपना ख्याल भी तो नहीं रखती थी, मेरे लिए श्रृंगार भी नहीं करती थी, सजती संवरती भी नहीं थी। मैं उसे कहता था कि मेरे लिए तो थोड़ा तैयार हो जाया करो, तो कहती थी कि पूरे दिन में इतने काम होते हैं, तैयार होकर काम नहीं कर सकती। मैं उससे दूर दूर रहता था और अब तो मेरा काम इतना बढ़ गया था कि मेरे पास वैसे ही वक्त नहीं था। एक दिन हम लोग साथ बैठे थे और मैं शाम को अपने टैब पर कुछ ई बुक्स पढ़ रहा था, तो मैंने मजाक में उसे एक बात कह दी, पर मुझे नहीं पता था कि वो इस बात को इतना ज्यादा गंभीर ले लेगी और नाराज हो जाएगी।
मैंने उसे कहा कि तुमने ये जो डिब्बियाँ मुझे दी है, इसकी वजह से वाकई मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है। अब मुझे कोई ऐसी ही दूसरी डिब्बी दो कि जिसकी वजह से मैं दूसरी शादी कर लूँ। मैंने ये बात की और मैं जोर से हंसने लगा, पर यह देखकर तो मैं हैरान रह गया कि मेरी पत्नी तुरंत उठकर कहीं चली गई। ऐसे गई जैसे कोई चीज़ लेने के लिए गई हो, पर वो वापस ही नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि नाराज़ हो गई है, अब मुझे इसको मनाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वापस आई और उसके हाथ में कोई दूसरी चीज़ थी। उसने कहा, ज़रा अपने हाथ तो आगे करे। जब मैंने दोनों हाथ आगे किए तो उसने मेरे हाथ में भी एक छोटी सी डिबिया रख दी और कहा, इसको भी अपनी जेब में रखना और खोलकर नहीं देखना, आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं एक बार फिर हैरान रह गया ये देखकर, क्योंकि वो भी एक छोटी सी वैसी ही डिबिया थी। मैंने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सचमुच ही गंभीर हो गई। उसने कहा, क्यों आपने दूसरी शादी करनी है? हमारे हिंदू धर्म में तो ये अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो दूसरी शादी करते हैं। आप भी कोई दूसरी पत्नी ले आना। मैंने कहा, अरे नहीं, मैं तो यूं ही कह रहा था। मैं जरा घबरा गया। तो उसने कहा, नहीं नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपने कहा वो मैंने कर दिया। आप तो मेरे पतिदेव हैं, आपका सुख मेरे लिए पूजा के बराबर है। अगर आप खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगी। पति तो भगवान होता है। मैंने सोचा कि इस बात को यहीं पर छोड़ देना चाहिए, कहीं हमारा विवाद न हो जाए, और उस डिब्बी को भी वहीं पर रखकर उठ गया। पर सुबह हुई तो मेरी पत्नी ने खुद ही वो दूसरी डिब्बी मेरी जेब में डाल दी। मुझे तब पता चला जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। मैं सोचने लगा कि वो तो नाराज ही करती है। शायद मैंने भी इस डिब्बी को अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि पिछली वाली को रखने से तो मेरा फायदा ही हुआ था। क्या पता कुछ ऐसा हो जाता कि मुझे वाकई पता चल जाता कि मेरी बीवी कुछ न कुछ जादू टोना जरूर कर रही है, क्योंकि मैं अब भी हैरान था कि ये सब कुछ हो कैसे रहा था। मेरी किस्मत का इतना तेजी से पलटना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं अब अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी के दफ्तर में बैठा था। मेरी कंपनी में अब इतना काम बढ़ गया था कि मैंने 2 जूनियर डेवलपर्स को रख लिया था। मैं खुद आराम से बैठा ऑर्गेनिक चाय पी रहा था, तभी मेरा एक दोस्त आया। उसका नाम विकास था। वो बहुत अच्छा इंसान था और कॉलेज के दिनों से मेरा बहुत पक्का दोस्त था। वो आकर मेरे पास बैठ गया। मैंने कहा, क्या बात है, आज बड़े दिनों बाद आए हो? परेशान लग रहे हो? उसने कहा, हाँ आर्यन, बहुत बड़ी परेशानी है, समझ नहीं आता कि इस परेशानी से कैसे निकलूं। मैंने कहा, तू यार है अपना, बता क्या बात है, मैं तेरी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो उसने कहा, हाँ तू मेरी मदद तो कर सकता था, लेकिन तेरी तो शादी हो गई। मैंने कहा, क्या मतलब? अगर मेरी शादी हो गई तो क्या मैं तेरी मदद नहीं कर सकता? अरे पैसों की जरूरत है तो आजकल भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत पैसे हैं मेरे पास। उसने कहा, तू मेरी बहन प्रिया के बारे में तो जानता है ना? मैंने कहा, हाँ तेरी बहन है, तूने तो उसकी शादी करवा दी थी। खुश है ना अपने घर में? उसका पति उसे तंग तो नहीं करता? तो उसने सर झुका के कहा, उसका पति तो इस दुनिया से चला गया, उसका देहांत हो गया। मैं ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, यार तूने बताया ही नहीं, बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। वो कहने लगा कि बहुत बुरी हालत में है, पूरा दिन रोती रहती है, ठीक से कुछ खाती पीती भी नहीं है। उसने 2 दफा आत्महत्या करने की कोशिश की है। मैंने ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ। मैंने कहा, क्या इतनी बुरी हालत हो गई है उसकी? मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ, बहुत बुरी हालत में है। अगर दोनों दफा मैं वक्त पर न पहुंचता तो बहुत देर हो जाती, लेकिन अभी भी परेशान रहता हूँ। घर से निकलता हूँ तो सोचता हूँ कि कहीं वो अपने साथ कुछ कर न ले। मैंने मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर से बात की है, उसका कहना है कि इसकी शादी करवा दो तो फिर ये ठीक हो जाएगी, लेकिन एक विधवा से इस समाज में कौन शादी करता है? मैं भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि बात तो ऐसी ही थी। अभी वो वहीं बैठा था कि उसके फोन पर कॉल आई, और वो कॉल सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसने कहा कि तू चल मेरे साथ, फिर से आत्महत्या करने की कोशिश की है। मैं तुरंत उसके साथ चला गया। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, इसने बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया था, लेकिन अब इस बेचारे का अपना बुरा वक्त चल रहा था। जब हम घर पहुंचे तो प्रिया कमरे में थी। मैं बाहर बैठ गया। ये कमरे के अंदर गया। थोड़ी देर में ये बाहर आया। उसने कहा कि उसकी हालत बड़ी बुरी है, और रोना शुरू कर दिया। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि आर्यन, तू मेरी मदद कर, मेरी बहन से शादी कर ले। मैंने कहा कि तुझे मैं बता चुका हूं कि मेरी शादी हो चुकी है, तेरी बहन से शादी कैसे कर सकता हूं? उसने कहा कि बस तू मेरी बहन को नहीं बताना कि तेरी पहली शादी हुई है। तू उससे शादी कर ले, उसकी मांग में सिंदूर भर दे, गले में मंगलसूत्र पहना दे, तो रीति रिवाजों के हिसाब से वो भी तेरी पत्नी बन जाएगी।
फिर उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो उसको बता देंगे कि तेरी तो पहले ही शादी हो चुकी है। समय से बड़ा कोई मरहम नहीं होता। जब वो ठीक हो जाएगी तो उसे बता देंगे, लेकिन अगर अभी उसकी मदद नहीं की तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। 3 दफ़ा कोई खुदकुशी करने की कोशिश करता है, क्या हर दफ़ा उसकी किस्मत अच्छी नहीं हो सकती? मैं उसे कितनी दफ़ा बचाऊंगा? मेरा दोस्त मेरे कदमों में ही बैठ गया। मुझे उसे ऐसी हालत में देखकर बड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा और खुश रहने वाला इंसान था, लेकिन आज उस पर बहुत बुरा वक्त था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तेरी मदद करने को तैयार हूँ। तू जाकर किसी पंडित को ले आ और शादी करने की तैयारी कर। उसने कहा कि भगवान तेरा भला करेगा, तेरे साथ बहुत अच्छा होगा, तूने मेरी मदद करने की हामी भर ली। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, और हम लोगों ने उसी दिन प्रिया से विवाह कर लिया। जब मैं उसकी बहन प्रिया के साथ अग्नि के सामने फेरे ले रहा था तो वो तो घूंघट में ही थी, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि डैश कहीं ये सब कुछ मेरी पत्नी की दी हुई दूसरी डिबिया की वजह से तो नहीं हुआ, क्योंकि आज ही मैंने अपनी जेब में डाली और जैसा मैंने मजाक में कहा था कि डैश मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, दूसरी शादी तो मेरी हो रही थी, मैं इस वक्त शादी ही कर रहा था। मेरे मन में उस तांबे की डिबिया के प्रति अब श्रद्धा से ज्यादा भय था, लेकिन वो उस डिबिया के अंदर ऐसा क्या रखती थी कि जिसकी वजह से जो भी मांगो वो पूरा हो जाता था। मुझे मेरी पहली पत्नी आरुषि से डर लग रहा था। एक डर ये लग रहा था कि डैश उसे पता चल गया कि मैंने किसी और से शादी कर ली है तो वो क्या कहेगी, और दूसरा डर ये लग रहा था कि डैश अगर वो इस तरह से चीज़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकती है तो कहीं बदला लेने के लिए मेरे साथ कुछ और बुरा न कर दे। खैर, मेरे दोस्त ने कहा कि अब तुझे इधर ही थोड़ा वक्त गुजारना होगा, ये ना हो कि मेरी बहन को पता चल जाए कि ये शादी तूने मजबूरी में की है। वो अंदर बैठी है, तू भी कमरे में चला जा, अब वो तेरी पत्नी है। थोड़ी देर उसके पास बैठ, फिर कोई बहाना करके निकल जाना। तेरी जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल कर दी मैंने, लेकिन मैं और किससे मदद मांगता। मैंने कहा कि मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूं, तूने जबरदस्ती तो मुझसे ये सब कुछ नहीं करवाया, और फिर भगवान है ना हमारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। मैं जब कभी विकास के घर जाया करता था तो प्रिया भी वहीं आसपास फिर रही होती थी। मैंने उसे देखा था, वो बहुत सुंदर थी, बिल्कुल ऐसी लड़की थी जैसी मुझे चाहिए थी। पर क्योंकि विकास मेरा दोस्त था और मैं नहीं चाहता था कि मैं उससे अपनी दोस्ती खराब कर बैठूं, इसलिए कभी उससे प्रिया के बारे में बात नहीं की और वो भी कभी मेरी तरफ नहीं आई थी। फिर विकास ने कहा कि उसकी शादी कर दी है और मेरी शादी से पहले ही उसकी शादी हुई थी, इसलिए मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया था। लेकिन अगर आज वो मेरी पत्नी थी तो फिर आज तो मेरी जिंदगी का अच्छा दिन था, क्योंकि वो तो बहुत सुंदर थी। मैं प्रिया के कमरे में जाने ही लगा था कि मुझे एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि डैश अपनी पत्नी को फ़ोन करता हूँ, वो क्या कर रही है। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने थोड़ी देर बाद ही फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा कि क्या कर रही हो, तो कहने लगी रात का खाना बना रही हूँ, आप कब तक आएंगे। मैंने कहा कि आज मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, क्लाइंट से काम बहुत ज़्यादा है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, पर रात का खाना हम एक साथ ही खाएंगे। मैंने कहा कि हाँ, रात तक तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त था। मुझे वैसे भी बहुत बुरा लग रहा था, मेरी पत्नी के साथ ये अन्याय था कि मैंने उसे बताए बिना ही दूसरी शादी भी कर ली और अब मैं उसे लड़की के कमरे में जा रहा था। फिर सोचा ये तो मेरा भाग्य है, और अगर मेरी बीवी को पता था कि उस डिब्बी से जो मांगो वो सब कुछ हो जाता है तो उसे मेरी जेब में रखनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने तो मजाक किया और उसने मुझे लाकर वो डिबिया दे दी। मैं कमरे में दाखिल हुआ ही था कि प्रिया, जिसने अब तक घूंघट कर रखा था, आगे मेरे कदमों में गिर गई। मैंने कहा अरे ये क्या कर रही हो, तो कहने लगी आप मेरे भगवान हो, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। मैं समझ गया कि वो अभी भी शोक में है। मैंने कहा हाँ हाँ, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम उठो, ऐसे कैसे बैठ गई। मैंने उसे पकड़ के बिस्तर पर बिठा दिया। मैंने कहा देखो तुमने अपना क्या हाल कर लिया, पर अब मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा हाँ, मुझे पता है कि अब आप हैं तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी बाजू देखी, बहुत गोरी थी। अभी मुझे उसकी बाजू ही नजर आ रही थी, साथ ही मुझे मेरी पहली पत्नी का ख्याल आया जिसकी बाजू बहुत ही सांवली थी। मैंने अपने दिल में कहा हे प्रभु, तूने मुझ पर कृपा की है, पर बहुत अच्छा किया है। ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत और गोरी गोरी सी थी। मैं उसके सामने बैठ गया और मैंने कहा क्या मैं तुम्हारा घूंघट उठा लूं। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो थोड़ी सी परेशान थी, अभी अभी उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने पूछ लिया। उसने कहा हाँ क्यों नहीं, और जैसे ही मैंने उसका घूंघट उठाया तो ऐसा लगा कि मेरे पैरों तले धरती ही खिसक गई है, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरी ही पत्नी थी। वह आरुषि थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा सफ़ेद और खूबसूरत लग रही थी, बहुत गोरी लग रही थी, शायद उसने बहुत ज्यादा मेकअप कर रखा था।
पर मैं उसे देखकर बुरी तरह से हैरान रह गया और उछलकर पीछे ही हट गया। मैंने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो उसने कहा, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर रहे हो? मैंने कहा, लेकिन ये तो प्रिया है। ये बहुत बुरी हालत में थी। इसका भाई मेरी दुकान पर आया था और वो कह रहा था कि शादी कर लो, तो मैंने शादी कर ली। मैं ऐसे बोल रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा गलती करके उल्टी सीधी बातें करता है, और मेरी बीवी मुझे ऐसी आंखों से देख रही थी जैसे अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। उसके बाद मेरी पत्नी ने एक ऐसा काम किया कि मैं और भी ज्यादा हैरान रह गया। उसने करीब रखा एक गीला कपड़ा लिया और अपने मुंह पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि उसका सारा मेकअप उतर जाएगा और वो अपना मेकअप उतारने के लिए ही ऐसा कर रही है। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उस चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं लगा था। इसका मतलब कि मेरी बीवी सच में ही गोरी थी। लेकिन जब मेरे साथ रहती थी तो सांवली बनकर क्यों रहती थी? फिर मुझे ख्याल आया कि वो बाथरूम में बहुत ज्यादा वक्त लगाती थी और हम लोग जब भी करीब आते थे वो कमरे की लाइट बंद कर देती थी। वैसे भी हम लोग एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा घुले मिले हुए नहीं थे। थोड़ी देर के बाद मेरा दोस्त विकास अंदर आया तो मैंने कहा, ये सब कुछ क्या है? तूने तो कहा था कि तेरी बहन बड़ी मुश्किल में है और तूने मेरी शादी मेरी ही पत्नी से करवा दी और मुझे इतनी बड़ी मुश्किल में फंसा दिया। उसने कहा, तेरी पत्नी ने मुझे अच्छे पैसे दिए थे इसलिए मैंने बात मान ली। जो मुझे कहा मैंने कर लिया, क्योंकि एक मुश्किल में तो मैं था ही कि मैंने किसी का कर्ज वापस करना था। लेकिन प्रिया वाली बात बिल्कुल झूठ थी। वह अपने पति के साथ अपने ससुराल में बहुत सुखी जिंदगी गुजार रही है और बहुत खुश है। मेरा काम यहाँ पर खत्म हुआ, मैं चलता हूँ। मेरी बीवी वहां से चली गई और शायद घर चली गई। अब मुझे डर लग रहा था कि मैं घर जाऊंगा तो क्या होगा, लेकिन मेरे दिल में इतने ज्यादा सवाल थे कि मुझे घर जाकर अपनी पत्नी से ये बात पूछनी थी कि उसने ये सब क्यों किया। मैं रात को घर आया तो मेरी पत्नी सामने ही बैठी थी। उसका चेहरा अब भी गोरा और खूबसूरत था। उसने कोई सांवला मेकअप नहीं लगाया था। मैंने कहा, क्यों किया तुमने ये सब? मुझे क्यों ऐसे इम्तिहान में डाला? तुम मेरी परीक्षा लेना चाहती थी? उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी और तुम फेल हो गए हो। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी मुझसे क्यों करवाई? मेरे माता पिता कहाँ हैं? मेरे रिश्तेदार कहाँ हैं? और वो डिब्बी, उसका क्या चक्कर है? और फिर मैं खुद ही प्रिया बनकर क्यों तुम्हारे सामने बैठ गई? मैं चौंक गया और सोचने लगा कि ये किस किस्म की शक्तिशाली इंसान है। मेरी पत्नी ने कहा कि वो एक बहुत ही बड़े नामी गिरामी बिजनेसमैन की बेटी थी। उसका पिता बहुत ज्यादा बीमार था और खानदानी दौलत इतनी ज्यादा थी कि संभालने वाला कोई नहीं था। उसके पिता ने मरते हुए मेरे पिता से रिश्ता तय कर दिया था कि आपके बेटे से हम अपनी बेटी की शादी करवा देंगे, क्योंकि मेरे बाप बहुत ईमानदार आदमी थे और पूरे मोहल्ले में मशहूर थे कि इनसे ज्यादा ईमानदार आदमी कोई नहीं है। मेरे बाप ने तो कह दिया कि जो लड़का तुम्हारे लिए पसंद किया है वो बिल्कुल ठीक है, पर मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मेरे साथ कभी कोई धोखा न करे, जो लालची न हो और जिसके हाथों में हम करोड़ों का कारोबार सौंप सकें, क्योंकि इससे पहले भी हमारे साथ धोखा हुआ था। मेरे बाप ने मेरी शादी एक लड़के के साथ तय कर दी थी, पर वो बहुत लालची था और मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी कि बहुत ज्यादा सोच समझकर मुझे अपनी जिंदगी का फैसला करना होगा। मैं किसी भी इंसान पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकती। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। एक तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था और मैं बहुत ज्यादा अमीर भी थी। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मेरे पास बहुत ज्यादा धन दौलत थी और मेरे सर पर भी कोई नहीं था। मैं इस समाज में अकेली थी। मुझे तुम्हारा इम्तिहान लेना था और तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए मैंने वो डिबिया वाला झूठ भी बोला और अपने रंगरूप को भी सांवला बनाकर रखा था कि तुम मेरे साथ जिस तरह से रहो वो तुम्हारा असली व्यवहार हो। ऐसा न हो कि तुम ये सोचकर मेरे साथ अच्छे तरीके से रहते कि इसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, ये तो बड़ी खूबसूरत है। लेकिन इस मामले में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि तुम्हारा व्यवहार मेरे साथ बुरा नहीं था, अच्छा था। तुम मेरे साथ ठीक तरीके से रहते थे, लेकिन मैं तुम्हें पैसे देकर ये देखना चाहती थी कि तुम्हारे अंदर कितना लालच है, तुम कितने लालची हो। इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारी स्टार्टअप कंपनी पर अपनी कंपनी में काम करने वाले लोगों को भेजना शुरू कर दिया। उन्हें कहा गया था कि उस कंपनी से जाकर आईटी कंसल्टेंसी लेनी है और बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स का काम करवाना है ताकि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं। पर तुम्हारे पास पैसे आने के बावजूद भी तुम्हारा मेरे साथ व्यवहार ठीक ही था, बुरा नहीं था। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं तुम्हारे हाथों में अपना सारा कारोबार सौंप सकती हूँ। पर फिर सोचा कि एक बार तुम्हारी नीयत को चेक कर लिया जाए, इसलिए मैंने तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त विकास से बात की।
तुम्हारे घर में एक पुरानी डायरी पड़ी है जिसके अंदर उसका नंबर लिखा हुआ था और तुमने ये भी लिखा था कि मेरा ये दोस्त मेरे भाइयों जैसा है। मैंने इसे फ़ोन किया तो ये पहले से ही मुश्किल मुसीबत में था। मैंने कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और मैंने जब इसको सब कुछ बता दिया तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। इसने तुमसे अपनी बहन के बारे में झूठ बोला और तुम फौरन दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गए। इसका मतलब कि इस मामले में तुम कमजोर निकले और तुमसे मुझे बच के रहना होगा। मैं ये सुनकर हैरान रह गया और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम मुझे धोखेबाज समझती हो तो धोखा तो तुम भी मुझे दे रही थी, झूठ बोल रही थी मेरे साथ। देखो, मेरी जगह कोई भी होगा तो ऐसा ही करता। एक मर्द की अपनी नीयत होती है, उसे खूबसूरती अच्छी लगती है, सुंदर लड़कियां पसंद आती हैं। अब तुम ऐसा तो नहीं करो। और मैंने अगर शादी कर भी ली थी तो तुम्हें छोड़ने वाला तो नहीं था। और ये शादी कौन सी मैंने कानूनी तौर पर की थी? मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। सुंदर लड़कियां किसको बुरी लगती है? पर मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई बुरा रवैया नहीं रखा, कुछ बुरा नहीं किया। वो कहने लगी कि मुझसे दूर दूर तो रहते थे ना? मैंने कहा कि हाँ, मानता हूं, पर अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ। देखो, क्या मैं तुम्हारे साथ बुरा था? क्या मैं इस परीक्षा में फेल हो गया हूं? इस बात पर वो खामोश हो गई। उसने कहा कि नहीं, तुम फेल नहीं हुए, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो तुमसे भी ज्यादा बुरे हैं। पर मैं तुम्हें फिर बता रही हूं कि जो मेरा काम है, जो कंपनी है, वो मेरे बाप दादा की मेहनत है। हम लोगों ने उस कारोबार के पीछे बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत से लोगों को ठुकराया है। हम ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं पकड़ा सकते और मैं अकेली सब कुछ संभाल नहीं सकती हूं। मैंने कहा कि मुझसे जो बन पड़े मैं करूंगा और कारोबार को अपना कारोबार और तुम्हारे बाप दादा की मेहनत को अपनी मेहनत समझ के काम करूंगा। मेरी पत्नी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम कोई गलती करोगे तो वैसे भी तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। मेरी पत्नी ने तो सीधी बात की। वो जो बोलती थी सीधा बोलती थी। सही कहा था। मेरी पत्नी तो कोई आम लड़की नहीं थी। वो तो इस मुंबई शहर की बहुत ज्यादा अमीर लड़की थी और बहुत बड़े खानदान से थी। तभी तो जब मैं उससे पूछता था कि तुम्हारे खानदान वाले कहाँ हैं, तो वो कहती थी कि मेरा कोई भी नहीं है, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। मैं तो इस बात पर अभी तक हैरान हूं कि उसने मुझसे इतने सारे झूठ बोले, मुझसे इतना बड़ा इम्तिहान ले रही थी और मुझे पता ही नहीं था। इसके बाद मैंने अपनी स्टार्टअप कंपनी बेच दी और किराए का घर भी छोड़ दिया और हम लोग एक बड़े से पेंट हाउस में रहने लगे और उसका सारा कारोबार मैं और वो मिलकर संभालने लगे। पर इस बात पर मैं सबसे ज्यादा खुश था कि मेरी बीवी तो बड़ी खूबसूरत थी, अब वो भी मेरी तरफ बढ़ने लगी थी और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी थी। हमें एक दूसरे से बहुत मोहब्बत भी करते थे। मुझे दुनिया की हर चीज मिल गई थी। मैं तो ये सोचकर अभी भी हैरान हो जाता हूँ कि अगर मैं उसके साथ कोई उल्टा सीधा काम कर देता या उसको कुछ बुरा कह देता तो वो मुझे आसमान से उठाकर जमीन पर फेंक देती, और वो ऐसा कर सकती थी। उसे रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। आप लोग बताओ, आप लोगों को मेरी जिंदगी की कहानी सुनकर कैसा लगा? आप लोगों को क्या लगता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी या ये सब कुछ मेरे अपने अच्छे कर्मों की वजह से हुआ? क्योंकि मेरी बीवी मुझे सुंदर तो नहीं लगती थी, लेकिन मैं फिर भी उसके साथ अच्छा ही था। मैंने कभी उस पर हाथ न उठाया, न ही कोई बुरी बात कही। शायद मुझे तभी तो इतना कुछ मिल गया, क्योंकि आज मुझे किसी चीज की कमी नहीं है और मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हम दोनों ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसी हम दोनों ने ख्वाबों में भी नहीं सोची थी। ईश्वर कब किसकी मदद करते हैं और कब आपकी किस्मत पलटते हैं, ये कोई नहीं जानता। ये जिंदगी बड़ी अजीब है। जीवन में आपका असली मूल्य आपके कर्मों और चरित्र से निर्धारित होता है, न कि आपके बाहरी दिखावे या भौतिक लालच से। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो धर्म और प्रेम के मार्ग पर अडिग रहते हैं। दोस्तों, मेरी कहानियां चैनल की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।